हेलो एवरीवन, मैं हूं निवेदिता राजे और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सैम्पल पेपर जो कि क्लैट 2026 के लिए कंसोर्शियम ने रिलीज किया है। ठीक है, तो हम लीगल रीजनिंग के सेक्शन को एनालाइज करेंगे और समझेंगे पेपर का स्ट्रक्चर क्या था, किस स्किल सेट की ज़रूरत थी आपको इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन को डिज़ाइन करने के पीछे जो थॉट प्रोसेस रहा होगा क्रिएटर का, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पेपर में 6 पैसेजेस हैं, इस सेक्शन में 6 पैसेजेस, 5 क्वेश्चंस पर पैसेज, टोटल 30 क्वेश्चन है। और फॉर्चुनेटली एवरी आंसर कैन बी अनफॉर्चुनेटली हर आंसर पैसेज से ही निकल कर आएगा। अब ये पहली चीज है जो मैं चाहती हूँ आप याद रखें। जिन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो ये बात जरूर भूले नहीं होंगे कि आपको हमेशा पैसेज को यूज करने की सलाह मैंने दी है। ये जो आपको लॉ हम पढ़ाते हैं ये इसलिए नहीं ताकि आप उस लॉ को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उस लॉ के पैसेज को आप एक बार में पढ़ के समझ जाएं। सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको यूज करनी है वो पैसेज के अंदर ही दे रखी है। प्रायर नॉलेज को यूज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करने निकलेंगे तो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी और क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो एवरी सिंगल आंसर केम फ्रॉम द पैसेज, दैट वाज द गुड थिंग अबाउट इट। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के अगर बारे में मैं बात करूं तो डिफिकल्टी मीडियम टू हाई थी। यू कैन परसीव दिस पेपर फ्रॉम मीडियम टू हाई डिपेंडिंग ऑन अ चाइल्ड्स कैलिबर। एक बहुत ही अगर बहुत मेहनती और बहुत पहले से पढ़ता हुआ बच्चा भी थोड़ा सा इसे डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही पाता है ना। अब ये लीगल टेक्निकलिटीज की वजह से सेक्शन डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द सेक्शन, द ओवरऑल सेक्शन वर वेरी डेंस। ठीक है, बहुत डेंस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया पैसेजेस में और जो क्वेश्चनिंग है वो बहुत हाई इन्फ्रेंस बेस्ड है, इसीलिए ये जो सेक्शन है वो थोड़ा मीडियम टू हाई के डिफिकल्टी लेवल पे आया है। अब कौन कौन सी स्किल्स टेस्ट की गई हैं? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग, कंसिडरिंग की पैसेजेस की थीम क्या थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग आपकी एबिलिटी या प्रिंसिपल को नए फैक्ट्स पे कितनी बखूबी अप्लाई कर सकते हैं, आप राइट्स और रेस्ट्रिक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं, आप एलिमिनेशन प्रोसेस को कितने अच्छे से समझे हैं, जो हमने आपको सिखाया भी है। जितने भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ये मॉक्स जो हम रिकॉर्ड करके आपको देते हैं उनमें द एलिमिनेशन टेक्निक इज द वन दैट आई प्रेफर द मोस्ट। उसी टेक्निक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैंने आपको सिखाई है, तो वो टेक्निक आपको कितने अच्छे से आ गई है ये इस पेपर में आप बहुत अच्छे से दर्शा सकते थे क्योंकि उस टेक्निक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिसी लैंग्वेज की केयरफुल रीडिंग, क्योंकि पॉलिसी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वर्ड्स को सेंटेंसेस को इंटरप्रेट करना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लीगल रीजनिंग प्रॉपर जो सेक्शन होता है जिसमें आप लॉ की रीजनिंग को अप्लाई करते हैं कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, वो इस सेक्शन में पूरी तरीके से अप्लाई किया गया है। देयर इज नो मेमोरी, नो नॉलेज, नथिंग, अ वेरी ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड लीगल रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, अब पैसेज वाइज समरी क्या क्या किस चीज पे पैसेज था। पहला जो पैसेज है, द फर्स्ट पैसेज इज ऑन क्रिमिनल लॉस, द सॉरी द फर्स्ट पैसेज इज ऑन क्रिमिनल लॉस, द डिजिटाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉस, है ना, किस तरह से उन्हें डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो प्रिवेसी पर, अकाउंटेबिलिटी पर, आर्टिकल 21 के जो कंसर्न्स हैं उन पे फोकस करता है। दूसरा जो पैसेज था, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे पैसेजेस को इसमें क्योंकि आई एम श्योर आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ आया है पैसेज, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। खैर, दूसरा जो पैसेज है वो रोल ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 है ना, इस पे आई गेस पैसेज था, रोल ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे उनको बड़ी खुशी हुई होगी ये पैसेजेस देख के, पहले दो। ठीक है,
अच्छा, ये फेडरल चेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता हुआ पैसेज है कि भाई कितने अच्छे से फेडरल चेक्स इम्प्लीमेंटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर पे किस तरीके से आती है। ठीक है, बहुत लेटेस्ट। अब ये पैसेज क्यों आया है ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत टाइम से ये मसला चल रहा था कि भाई गवर्नर जो है वो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी ही टेंड्स टू फेवर अ पॉलिटिकल पार्टी जिसने उसे अपॉइंट किया है। तो वो एक डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है और फेडरल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना। ये आपको क्लासेस में भी पढ़ाया गया है। तो ऑफ कोर्स देखिए, पैसेजेस जो होते हैं वो ऐसे ही यूं ही अनयूजुअल सिनेरियो से नहीं आ जाते हैं, जो चल रहा होता है उन्हीं के बेसिस पे आते हैं, है ना। ये आपको बात मैंने पहले भी बताई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पैसेज 3 जो था वो फायर क्रैकर्स एंड एनवायरनमेंट पे आया, लाइफ एंड हेल्थ अंडर आर्टिकल 21, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एटसेट्रा। पैसेज 4 जो था वो सेक्स एजुकेशन पे था, राइट, इट वाज ऑन सेक्स एजुकेशन, चाइल्ड राइट्स, वेलफेयर, स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑटोनॉमी, इन सब पे था। इट वाज अ वेरी नाइस पैसेज। पैसेज 5 जो है वो जुडिशियल सर्विस ट्रेनिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, सॉरी फिर से करते हैं इसको। पैसेज 4 जो है वो सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट्स पर बेस करता हुआ था, राइट। तो बच्चों का वेलफेयर, चाइल्ड राइट्स, स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑटोनॉमी, इन सब पे बेस करता हुआ पैसेज था। बड़ा अच्छा पैसेज था। पैसेज 5 जो है वो जुडिशियल ट्रेनिंग पे है, जुडिशियल सर्विस ट्रेनिंग एंड पैसेज 5 जो है वो जुडिशियल ट्रेनिंग सर्विस रिक्वायरमेंट्स पे था। जुडिशियल सॉरी सर्विस रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एफिशिएंसी और रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये था इसका ओवरऑल कंटेंट। और पैसेज 6 जो था वो हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच पे था। हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच। ओके, इस पे था भाई क्लियर बाउंड्रीज और किस तरह से लॉ डिफरेंशिएट करता है बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड इंसाइटमेंट। अब कंसोर्शियम के जो असेसमेंट का अप्रोच है वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे ने पैसेज को केयरफुली पढ़ा हो। ये कंसोर्शियम का ओवरऑल एक्सपेक्टेशन रहता ही है कि बच्चे ने जब पेपर दिया तो वो बहुत फोकस्ड और अटेंटिव था। ठीक है, पूरा जो 2020 का जो रिफॉर्म था वो था ही बच्चे के अटेंशन को चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए था। क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी में अटेंशन और फोकस के इश्यूज के साथ अगर किसी को बिठा दोगे तो बहुत फेटल हो सकता है। इसीलिए द चिल्ड्रन हु आर फोकस्ड इनहेरेंटली, हु कैन रीड विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, हु कैन अंडरस्टैंड reach to inferences or infer without getting distracted were very very important to find out. तो इसीलिए ये रिफॉर्म जो था वो इसी तरह के बच्चों को शेव करने के लिए, इसी क्रीम को छांटने के लिए लाया गया था। खैर, तो सबसे पहले कि आप केयरफुली पढ़ रहे हैं, लीगल प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उस लीगल प्रिंसिपल को फिर लॉजिकली अप्लाई कर पा रहे हैं, जो पैसेज के बाहर जो अजम्पशंस हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं ऑल टुगेदर, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअली रिच पैसेज हैं। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन को भी बीच में ले आए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। पैसेजेस कंसेप्चुअली काफी रिच है। वॉट एवर इट इज दैट यू नीड कैन बी फाउंड इन द पैसेज इटसेल्फ। अपनी एडिशनल नॉलेज को यूज करने की किसी भी आंसर तक पहुंचने में जरूरत नहीं थी। जिन जिन बच्चों ने ऐसा किया होगा उनके आंसर 100% गलत हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब वो बच्चे जो प्रायर नॉलेज पे लाइक आई सेड डिपेंड कर रहे हैं या फिर
बहुत स्लो रीड कर रहे हैं या फिर गेस कर रहे हैं विदाउट गेटिंग इनटू डीप फिलोसफी ऑफ द पैसेज, उनके क्वेश्चंस गलत रहे होंगे। वो बच्चे जो डिस्ट्रैक्टेड थे, जो कंसेप्चुअली पैसेज को समझ नहीं पाए, जिनकी लीगल नॉलेज का जो बैकग्राउंड था वो वीक था, जब वीक होता है तो पैसेज को पढ़ने में टाइम लगता है, वो इस सेक्शन को पूरा नहीं कर पाए होंगे क्योंकि पैसेज आपके लिए बहुत लेंथी रहा होगा, पैसेज आपको एक बार में समझ भी नहीं आया होगा, क्वेश्चंस के इन्फरेंस तक भी आप नहीं पहुंच पाए होंगे। ठीक है, अगर आपने इन्फरेंस पे फोकस किया, आपने फोकस के साथ पैसेज को पढ़ा, लाइन बेस्ड रीजनिंग के मॉडल को अप्लाई किया, एलिमिनेशन किया मिसलीड हुए बिना, टेक्स्ट से ही प्रूफ निकाल के लॉजिकली लॉ को अप्लाई किया है, तो आप इस सेक्शन में बहुत अच्छा कर गए होंगे। लीगल रीजनिंग का जो पूरा जो तरीका होता है वो इसी पे बेस करता है कि भाई यू नीड टू अप्लाई लॉ as your logic to arrive at the conclusion। अगर आप लॉजिक, अगर आप कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, कुछ इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इन्फरेंस आप फैक्ट सर्कमस्टेंसेस को यूज करके नहीं करेंगे, वो इन्फरेंस आप लॉ की मदद से निकालेंगे कि लॉ आपको क्या कहता है, और उस चीज को गाइडिंग फैक्टर बना के आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ये होता है लीगल रीजनिंग का पूरा सिद्धांत। दिस इज हाउ लीगल रीजनिंग वर्क्स एंड दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। इफ यू कैन रीड, इंटरप्रेट एंड अप्लाई, यू कैन वेरी वेल सक्सीड इन द ओवरऑल पेपर। अब ये जो सेक्शन है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने अपनी जो एंसिलरी स्किल्स जो आपको डेवलप करने के लिए टाइम एंड अगेन बोला जा रहा था कि इन्हें डेवलप करिए, रीडिंग पे फोकस कीजिए और अजम्पशन मत लेकर आइए, पैसेज का ऑप्शन के साथ जो रिश्ता है उसे निकालने की कोशिश कीजिए, जिस ऑप्शन का पैसेज से सबसे गहरा रिश्ता होगा वही आंसर होगा। इन सारी चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया तो ये सेक्शन आप अच्छे से कर पाए होंगे। वो बच्चे जिनकी लीगल नॉलेज स्ट्रॉन्ग थी, जो लॉ को पहले से बहुत अच्छे से समझते थे, उनके लिए ये पैसेज बहुत इजी रहे होंगे, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड कंसेप्चुअली बहुत रिच थे। तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इन पैसेजेस को पढ़ने में आपको जरा भी परेशानी नहीं हुई होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बिल्कुल ही नहीं हुई होगी। ठीक है, तो देखिए कंसेप्चुअल नॉलेज जो होती है वो काम तो आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं, लेकिन पैसेज को डिकोड करने के लिए काम आती है। ओके, अब मूविंग फ्रॉम टुडे, आप जब आपने पैसेज, आपने ये पेपर सॉल्व किया है, तो लीगल रीजनिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहती हूँ। डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और डीप में एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स एनालाइज द डिफिकल्टी लेवल मोर डीपली। अब जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, उसके लिहाज से अगर देखें तो डिफिकल्टी लेवल वाज मीडियम टू हाई, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत डेंस थे पैसेजेस, बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट थे, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस थे, अ स्टूडेंट माइट हैव फाउंड देम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा, इन्फरेंस हाई था, है ना, इन्फरेंस बहुत था इसमें, क्वेश्चंस इम्प्लिसिट प्रिंसिपल्स को टेस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल को कितने अच्छे से आप अप्लाई कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप इन्फरेंस तक पहुंच पा रहे हैं बाय यूजिंग दैट लॉ विच इज गिवन इन द पैसेज। That was the major test in all the passages, in fact सब passages में यही यूनिफॉर्मिटी थी। तो डिफिकल्टी लेवल इन्फरेंस के पर्सपेक्टिव से काफी हाई था। लीगल रीजनिंग मीडियम टू हाई, रूल बेस्ड लॉ नहीं था, इट वाज रूल एप्लीकेशन। क्वेश्चंस जो थे वो रूल बेस्ड लॉ पे नहीं थे, रूल एप्लीकेशन पे थे। दिस इज रूल एंड देन यू अप्लाई दैट रूल इन द क्वेश्चन एंड यू अराइव एट द कंक्लूजन, दैट वाज इट। ठीक है, फिर आता है टेम्पो। टेम्पो वॉज चैलेंजिंग, अगर कहा जाए पेपर का टेम्पो काफी चैलेंजिंग था क्योंकि पैसेज लेंथी हैं, दे आर क्वाइट लेंथी। ठीक है, तो दिमाग थक सकता है, कंसिडरिंग कि बाकी भी पेपर के पैसेजेस कोई बहुत छोटे छोटे नहीं आए, बट लीगल रीजनिंग लेंथी आया है। ठीक है, दिस इज नॉट रीड एंड फाइंड फैक्ट एग्जाम, दिस इज मोर लाइक इंटरप्रेट द लॉ, अप्लाई दैट लॉ, अराइव एट अ कंक्लूजन वाला एग्जाम। ठीक है, अब देखिए, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू मे कंक्लूड बाय दिस सेक्शन। सबसे पहले तो लीगल रीजनिंग में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, इज दिस सेक्शन गोइंग टू बी लेंथी इन द एग्जाम टू? ठीक है, द आंसर इज प्रोबेबली, वाकई, सॉरी प्लीज कट इट।
अब इस पेपर के बेसिस पे, सेक्शन के बेसिस पे रादर, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो कैन यू एक्सपेक्ट अ लेंदी पेपर और अ लेंदी सेक्शन इन द एग्जाम? प्रोबेबली। क्या एग्जाम में आने वाली लीगल रीजनिंग का सेक्शन भी काफी लेंदी होगा? द चांसेस आर क्वाइट हाई। देखिए ऐसा है, लीगल रीजनिंग का सेक्शन एनीवे एक्चुअल एग्जाम में हमेशा लेंदी होता है। इट इज द लेंदीएस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सबसे लेंदी पैसेजेस होते हैं। अब दूसरा, क्या आप इसी तरह के कंसेप्चुअली डेंस पैसेजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? वेल, यू कैन नॉट से फॉर श्योर। क्या कंसेप्चुअली डेंस पैसेजेस ही आएंगे? नॉट नेसेसरीली। इफ दिस पेपर टेल्स यू एनीथिंग इज नथिंग, दैट इज, मैं आपको बिल्कुल सच बताती हूँ, कंसोर्शियम जो पेपर रिलीज करता है वो किसी भी तरह का बेंचमार्क नहीं होता। अगर कंसोर्शियम ने एक बहुत इजी पेपर रिलीज किया है तो जरूरी नहीं कि क्लैट वाला जो एक्चुअल पेपर होगा वो भी इजी आएगा, नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट आ सकता है। उसी तरह से अगर सैंपल पेपर बहुत ही डिफिकल्ट रिलीज कर दिया गया है तो क्लैट बहुत डिफिकल्ट आएगा, ये भी जरूरी नहीं हो सकता है वो बहुत इजी आ जाए। ये आपको किसी भी चीज को दर्शाता नहीं है, ये बस ये प्रैक्टिस टेस्ट है। जस्ट लाइक ऑल दोज मॉक्स दैट यू हैव बीन टेकिंग, दे डू नॉट सिग्निफाई एनीथिंग रिलेटेड टू द एक्चुअल एग्जाम। क्लैट का, कंसोर्शियम का जो सैंपल पेपर होता है वो भी कुछ भी रिवील नहीं करता, नो बेंचमार्क, नथिंग। ये किसी भी चीज की हिंट नहीं देता आपको, एक्सेप्ट मे बी योर ओन परफॉर्मेंस और योर ग्रैब ओवर द सेक्शन। ये आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट कर सकता है। एक्चुअल पेपर के बारे में ये आपको कुछ नहीं बताता। एक्चुअल जो पैरामीटर्स रहते हैं क्लैट के वो वही बने रहते हैं। क्लैट कभी भी ओवरली डिफिकल्ट नहीं आता है, नेवर। it is never be it will never be overly difficult, it will never be overly easy also for that matter, वो बीच में ही कहीं रहता है। लेकिन एक्सेसिवली डिफिकल्ट पेपर कभी नहीं बनता है, अब तक तो नहीं बना है। अब देखें 2026 में क्या होता है, वी आर येट टू सी। ठीक है, कंसोर्शियम में सरप्राइज यू। एलिट डिफिकल्ट होता है, देयर इज ऑलवेज वन सेक्शन दैट दे मैनेज टू क्रिएट और इनकॉर्पोरेट ऑल द डिफिकल्टी इन। तो क्लैट वो एलिट करता है ऐसा, लेकिन क्लैट में सारे सेक्शन जो हैं वो मीडियम भी रहते हैं, दे नेवर बिकम टू इजी और टू डिफिकल्ट फॉर दैट मैटर। ठीक है, अच्छा, जो पैसेजेस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसे आप कहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नॉट रियली। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो चल रहा था साल भर, ठीक है, जिसने एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो कंसेप्ट, वो जो इवेंट था, उसके फाउंडेशन में अगर लॉ इन्वॉल्व है तो वो लॉ जो है रेलेवेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी गवर्नर के पावर की मिसयूज का एग्जांपल दिया था, इस तरह के बहुत सारे केसेस है, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें हियर किया गया, एड्रेस किया गया। दिस बिकेम अ मेनेस ओवर द लास्ट 1-2 years। 2024 में, 25 में ये एक बहुत बड़ा मसला था कि भाई गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में एक्ट ना करके अपनी उस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने लगता है जिसने उसे अपॉइंट किया। ठीक है, तो he acts like a political superintendent rather than a constitutional head, which becomes very problematic and disturbs the federal structure completely। अब ये केसेस थे, these were the cases, इनको इशू हाईलाइट किया गया था, इनके अगेंस्ट केसेस, सॉरी केस लॉज थे, सुप्रीम कोर्ट में इंस्टीट्यूट किए गए, हाई कोर्ट में इंस्टीट्यूट किए गए, ये मैंने क्लास में ही पढ़ाए थे। अब क्योंकि ये सुर्खियों में रहा, ये जो टॉपिक था, ये जो मेनेस था, वो नेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी पे बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो ये आपसे पूछ लिया गया। इसी तरह के पैसेजेस आ जाते हैं जनरली लीगल रीजनिंग में, इसी तरह के पैसेजेस आते हैं कि भाई सुर्खियों में क्या चीज रही, उन्हीं सुर्खियों से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आ जाएगा, या हो सकता है सुर्खी ही आ जाए। ठीक है, हो सकता है वो इवेंट ही आ जाए जो रहा, या फिर उस इवेंट का जो बैकग्राउंड कंसेप्ट था हो सकता है वो आ जाए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और वो कंसेप्ट जो इम्पैक्ट क्रिएट कर गए हैं, जो आपको क्लासेस में बताए गए हैं कि देखिए इन्हें पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप पढ़ते रहिए। बाकी जो आपका इन्फ्रेंस जो प्रैक्टिस था कि इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शंस को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, जब दो ऑप्शन बिल्कुल सेम लगे तो सही ऑप्शन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये सारी जो स्किल्स थी, इनको आप रेगुलरली बिना रुके टेस्ट करते रहिए, इनको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी
पैसेज में, किसी भी क्वेश्चन पे, द व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर प्रैक्टिसिंग द स्किल, नो मैटर द क्वेश्चन, नो मैटर द कॉन्टेक्स्ट, द फिलोसफी, नथिंग. व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर प्रैक्टिसिंग दैट स्किल, द स्किल ऑफ एलिमिनेशन, द स्किल ऑफ finding a correct option or a more suitable appropriate option, कि पैसेज से कौन सा ऑप्शन डायरेक्टली रिलेशनशिप बियर कर रहा है, किस तरह से दो में से सही ऑप्शन को आप चुनेंगे, किस तरह से कम सही और ज्यादा सही को आप चुनेंगे, किस तरह से आप अजम्पशन के बेसिस पे नहीं पैसेज के बेसिस पे आंसर करेंगे. इन स्किल्स को आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार. इफ दिस सैम्पल पेपर टीचेस यू एनीथिंग, इट इज योर एंसिलरी स्किल दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप रीडिंग पे आपने फोकस किया है. ठीक है, क्योंकि ये पैसेजेस लंबे थे. अगर आप जनरली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो द प्रोबेबिलिटी इज कि आप पैसेज के बीच में कहीं खो जाएंगे और पूरा पैसेज नहीं पढ़ पाएंगे. फिर आपको ध्यान आएगा कि अरे पूरा पैसेज, मतलब पैसेज तो मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि आप बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो पूरा पैसेज आपको समझ नहीं आया होगा. फिर आपने फिर से पढ़ा होगा उसे पैसेज को, फिर से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, फिर से कुछ भूल गए होंगे. फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको याद ही नहीं आएगा ये कहाँ लिखा था पैसेज में. फिर से आप ढूंढने लगेंगे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड थे तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा. ये सारी चीजें आपका इतना टाइम खा जाएंगी कि पेपर पूरा नहीं हो पाएगा. तो जो बच्चे इन सारी परेशानियों में अटक गए, उनका पेपर रह गया होगा, छूट गया होगा. फिर वही परेशानी, मैम पेपर पूरा कैसे करें. पेपर पूरा अटेंशन और फोकस से होता है. 120 मिनट में ये पेपर वैलिडली खत्म किया जा सकता है. इसे बनाया ही इस तरीके से जाता है कि बच्चा इसे 110 मिनट में खत्म करे और 10 मिनट उसके पास रह जाएं. अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो ये आपकी अपनी वीकनेस है, कंसर्शियम का दोष नहीं है. वो साइंटिफिकली इस तरफ से बनाते हैं कि पेपर 10 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए अगर आपने सारे रूल्स को फॉलो किया. द रूल ऑफ अटेंशन एंड फोकस, दैट इज द प्राइमरी रूल. तो पेपर लेकर पढ़ना है, ठीक है, ऐसे पढ़ते जाना है और पढ़ते चले जाना है, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसे स्किप कर दीजिए आप. ठीक है, तो offense under section 196 attracted when the words either spoken, written or by signs visible representation promote enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste और community, any other ground. बा ये हो गया मेजर, अंडरलाइन कर दो. ठीक है, ऑफेंस विल बी अट्रैक्टेड, कब अट्रैक्ट होगा, व्हेन द वर्ड्स ईदर स्पोकन, रिटन, विजिबल साइंस, रिप्रेजेंटेशन प्रमोट डिसहार्मनी, फीलिंग एनिमिटी, हेट्रेड, इल विल एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी आप पढ़ते हो लेकिन आप जंप भी करते हो. दिस इज कॉल्ड स्किमिंग. सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरी वर्ड, एवरी लाइन, शब्दशः एक एक करके पढ़ने के बजाय आप स्किम कर रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं, जंपिंग थ्रू द लूप्स, यू आर जंपिंग थ्रू वर्ड्स. ठीक है, ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट नहीं होती. इफ यू हैव बीन डूइंग और सॉल्विंग पैसेजेस कंटिन्यूसली तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, बस अंडरलाइन कर दीजिए वो पार्ट जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट होगा. जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बैकग्राउंड नॉइज है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, और जो अंडरलाइन पार्ट है उसी में से क्वेश्चन बनकर आएगा. क्वेश्चन अगर आपको अटकाता है तो उस अंडरलाइन पार्ट को पढ़ लीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, सबसे पहले उन ऑप्शन को ढूंढना शुरू करिए जो आंसर हो ही नहीं सकते, काटते चले जाइए. अगर आखिर में एक ऑप्शन बचता है वही आंसर है, दो बच जाते हैं तो देखिए कि पैसेज से ज्यादा कौन कनेक्शन बियर करता है. लॉ की रीजनिंग सबसे अच्छी किस पे अप्लाई हो रही है. अगर लॉ को, जो लॉ दिया हुआ है पैसेज में, उसे रीजन बनाएं अगर, तो कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा साउंड लगेगा, वो ऑप्शन सही आंसर है. ठीक है, पैसेज से कनेक्शन बियर करवाइए. दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है, पैसेज से जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा वही आपका सही आंसर भी होगा. ठीक है, तो इशू स्पॉट करना है सबसे पहले. तो इन्फरेंस, इन जैसे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे इन्फरेंस हाई होता है, उनमें प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना, इशू को स्पॉट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. तो इशू को आप स्पॉट कीजिए, उसे इंटरप्रेट कीजिए और उसे अपने इन्फरेंस तक पहुंचने के लिए अप्लाई कीजिए. दैट इज हाउ यू सॉल्व इट. ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने कहा कि इसके बेसिस पर आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं कर सकते. इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाजा लगा होगा. अगर आपका परफॉर्मेंस इसमें एवरेज था तो ये कंसर्शियम नहीं है, ये आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस था. आप देखिए सबसे पहले कि आपने गलती कहाँ कहाँ कर दी.
ठीक है, आप उन गलतियों को लिख लीजिए और उन गलतियों को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। टेक इट लाइक एनी अदर मॉक, जिस तरह से आप हर मॉक को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसी मॉक को भी सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, गलतियों को लिख लेंगे। जस्ट बिकॉज ये कंसोर्शियम ने रिलीज किया है इसलिए इसका जो मीनिंग होगा, इम्पैक्ट होगा, वो ग्रेटर होगा, ऐसा जरूरी नहीं। इट्स जस्ट एनी अदर मॉक। राइट डाउन द इन्फरेंसेस, राइट डाउन योर एनालिसिस, वेयर यू वेंट रॉन्ग, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, कौन से क्वेश्चन रह गए, कौन से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए, और उनके आगे क्यों जरूर लिखिएगा, क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, फिर उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके उन्हें रिजॉल्व आप करेंगे बाय नॉट रिपीटिंग देम। दैट्स हाउ यू प्रोसीड। अगर आप इतना करते हैं तो कंसोर्शियम का इस सैंपल पेपर को रिलीज करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसको किसी भी तरह की हिंट के रूप में मत लीजिए। अगर स्कोर आपका कम भी आ गया है तो आप निराश मत होइए ये सोच के कि अरे कंसोर्शियम के रिलीज पेपर में मेरा इतना कम स्कोर आया है तो एक्चुअल क्लैट में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये बिल्कुल नहीं सोचे, गलतियां रह गई होंगी। कुछ बच्चे पैनिक में भी चले जाते हैं बाय सीइंग द नेम, अरे कंसोर्शियम ने रिलीज किया है। ठीक है, तो इस पैनिक को हटा दीजिए। लाइक आई सेड, टेक इट लाइक एनी अदर मॉक और टेस्ट दैट यू हैव बीन टेकिंग सो फार। ट्रीट इट लाइक दैट, treat it like every other normal test, analyze it, figure out your mistakes, try not to repeat those mistakes, end of story. You have nothing else to do, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कंसेप्ट्स को एक बार, जो आपके लॉ के कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए गए थे उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ें। जीके के जो कंसेप्ट्स आपको, जीके के जो इवेंट्स आपको बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। उन कंसेप्ट्स के पीछे अगर कोई लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व था तो उस प्रिंसिपल को अच्छे से थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, तो चांसेस आर कि उसी प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई पैसेज आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, तो ये है लीगल रीजनिंग के सेक्शन का ओवरऑल एनालिसिस। आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर कोई और अगर सवाल भी है इसके बाद भी तो आप कमेंट में रिमार्क छोड़ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली एड्रेस योर प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो चले अगले सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लगे रहना है, बस गलतियों को दोहराना नहीं है। गलतियां आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन गलतियों को आप रिपीट ना करें। इफ यू आर एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी, आप क्लैट में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्लीज टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।